उमैर और फिर तबस्सुम। जी पहले उमैर। हाँ एक्चुअली सबके भी आप पे बोलूँगा इस फील्ड के रिलेटेड भी, फैशन एंड प्लस बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रेन ना इन फिटनेस, आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर। तो ये मोटिवेशनल स्पीच है सबके लिए और सब रिलेट भी करेंगे। देखें अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब ट्रेनिंग भी करा रहे होते हैं, इवन दो इन फैशन भी, लोगों को ये करियर लगता नहीं है, फील्ड भी नहीं लगती है। आपने अक्सर सुना होगा कि क्या करते हो, हर जगह करते हो, ये करते हो, इसके अलावा क्या करते हो। फिटनेस की बात करूं तो फिटनेस में भी लोगों का ये परसेप्शन बन गया है कि एज अ करियर आप क्या करते हो, यू आर अ ट्रेनर, देन व्हाट इस बिसाइड दैट व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड जो है ना उसका विजन होना चाहिए आपके पास। मतलब कोई फील्ड छोटी नहीं है, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री में कोई कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक मेहनत, एक जर्नी है। और आप फिटनेस को, आप लोगों का मीडियम, उसका मीडियम बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। यू कैन सेट, और मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। लेट्स सपोज आई यूज्ड टू बी अ ट्रेनर, नाउ आई एम अ जिम ओनर। ठीक है, इसके पीछे एक मोटिवेशन है। ठीक है, मतलब आपको पेशेंस कभी नहीं छोड़ना लाइफ में। आपके पास अच्छे लोग, बुरे लोग सब आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में आपका कोई भी फील्ड बुरी है। ठीक है, आप उसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि जिन्होंने आपका साथ देना है वो आपके साथ खड़े रहेंगे। जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज करना है वो फिर आपके साथ कभी नहीं रह सकते। ठीक है, और लोगों के लिए एसेट मेरे ख्याल में कभी पैसा होता है, कभी ये होता है। मेरे लिए एसेट, यू आर ब्लेस्ड इफ यू हैव अ गुड पीपल इन योर लाइफ। बिल्कुल, सबसे बड़ी ब्लेसिंग अच्छे लोग हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स और हेल्थ एंड हेल्थ, ये ब्लेसिंग है। दो चीजों से बड़े एसेट्स ही नहीं है। एसेट्स ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप, मेरे ख्याल में पेशेंस भी सबसे मेन चीज़ है। हाँ, वो तो आप होता क्या है, डेफिनेटली हम लोग भी जो है ना पेशेंस नहीं रखते। लेट्स सपोज मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मुझे 1 साल पहले नहीं पता था कि मेरा अपना जिम होगा। आई हैड नो आइडिया। अल्लाह हैज़ अ प्लान, तो उसके जो प्लान है ना वो बेहतरीन से बेहतर फुल फेथ रखें, उसके ऊपर फेथ रखें, और सही टाइम का भी इंतज़ार करें, ना तो पहले ना तो बाद में। ठीक है, और अब बिलीव रखें अपने ऊपर और करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको इंशाल्लाह मिल गया रहेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि माँ बाप के साथ जो है ना आपका रिलेशन, माँ और बाप जो है ना सबसे बड़ा एसेट आप, उनकी खिदमत और उनकी दुआ। मैं कहता हूँ माँ की दुआ कैन चेंज एवरीथिंग। आपका नसीब भी चेंज कर सकता है वो माँ की दुआ। ट्रू दैट, क्या ना, सही बात। तबस्सुम बात करना चाह रहा था। वैसे ना बोला नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपने ना पापा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और ना मेरा उनका रिश्ता ऐसा रहा है क्योंकि उनको जब बहुत छोटे थे ना तो वो अलहदा हो गए थे, मतलब कमाने के लिए सिंध आ गए थे। तो उनको अब अपने पापा का भी प्यार वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बहुत सख्त हो गए थे वो। बट ये है कि इन्होंने, मेरे पापा ने हमें जो जैसी पढ़ाई दी, बचपन से कुछ भी था ना, अगर हम दोस्तों में भी बैठा होता मैं ऐसे बात करता कि यार तेरे पापा बड़े अच्छे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारा दोस्तों वाला कनेक्शन है, तुम खुल के बात कर सकते हो। और मेरा ऐसा था कि दोस्तों में अभी मेरी माज की लड़ाई हुई है ना, माज जाके बोले, अगर मैं गलत हूँ नहीं हूँ, ये जाके बोलेगा ना इसने किया, पापा पूछेंगे नहीं, मुझे मारना शुरू कर देंगे। छोटे होते यही होता था कि सबके सामने मारना, घर में मारना। मैं रेडी होता था, जब घर जाना है मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर रेडी था कि पढ़ने वाली है। अब ये नहीं पता किस चीज़ से पढ़ने वाली है। तो मेरी अम्मी क्या करती थी, वो कभी डंडे छुपा देती थी कि इसको पढ़नी तो है, डंडे कभी वो दूसरा बैग पर छुपा देना। तो ये चीज़ मैं सोचता था कि यार, क्योंकि मुझे याद है मैं 8वीं क्लास की ना, मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई हैं अभी। फौजी फाउंडेशन स्कूल था, वहाँ पे हम पढ़ते थे। तो वहाँ ना तबस्सुम अकरम, तो मैं जब उन्होंने एक बार बहुत ज़्यादा मारा, ठीक है, तो मैं वो अकरम काटना शुरू हो गया बैठ के ना। तो मैं कि मेरा बाप ही नहीं है यार, ये इतना कौन मारता है। सारे देखते हैं बच्चे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है। तो ना उनको लेके मैं बड़ा ऐसा था कि यार क्यों हर टाइम मुझे ही मार पड़ती है, हर टाइम मुझे मार पड़ती है। तो एक डर बैठ गया। अभी पापा बैठे हैं ना तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता। मतलब वो अगर कमरे में आ गए, घर में आ गए हैं, तो हम अगर बोल रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं, मैं चुप, ऐसे एक मतलब ऐसा डर बैठ गया। कभी बात ही नहीं हुई उनसे अभी भी। मतलब मेरा दिल कैसी है? मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हाँ अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मुझे तब स्कूल कॉलेज में, क्योंकि घर तो वापस आना है, कॉलेज लाइफ ऐसी है ना, स्कूल लाइफ ऐसी है, घर वापस आना ही आना है आपने। मैं दुआ करता था मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, मेरी जान छूटे इनसे।
कि ना मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा। ये जब मैं यूनिवर्सिटी गया लाहौर पढ़ने के लिए शेखुपुरा से, तब जो चीज़ें मुझे देखने को मिली, मतलब इतनी मुश्किल लाइफ, तो यकीन करें कि वो पापा की मार जो है वो अच्छी लगती थी, क्योंकि उन जो मेरे साथ हो रहा था ना, अब यकीन करें कि मैं इतना मजबूत हो चुका था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले स्टार्ट में बड़ी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन बाहर निकल के मैं क्या करता था, पीछे से अम्मी फ़ोन कर रही हैं, हाँ कुछ किया, क्या खाया, मैं उनको कॉल उठाता ही नहीं था, सीधी सी बात है। कि मुझे लगता था कि यार माँ बाप ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब बाहर आया, मैं उनसे अभी अगर वो सुन रहे हों, मैं आज तक उनसे खुल के बात नहीं कर पाया। यकीन करें ईद पे गले मिलता हूँ अभी आधा अभी सेकंड, तक खुल के बात अभी नहीं भी कर खुल- सकते, अभी भी खुल के बात और नहीं ये कर सकते। हसरत होगी कि मेरी मेरा जिंदगी में दिल मैं करता है अपने कि यकीन पेरेंट्स करें से कि मेरे पापा बैठे हों, मैं उनसे दिल ढेर की सारी कोई बातें बात करें, कर क्योंकि उनको मैं दबाने भी जाता हूँ ना, तो उनका होता है ना तू ना दबा यार, क्योंकि उन्होंने बड़ी सादी लाइफ गुजारी है। अब एहसास हो रहा है कि यार वो जिस कंपनी में काम करते हैं, हर बंदा वहाँ पैंट कोट पहन के जाता है। उन्होंने पुरानी शर्ट रखी हुई है, मेरी ड्रेसिंग से कभी नहीं लगेगा कि मैं एक गरीब घर से हूँ, मेरे बाप ने मुझे इतना कुछ दिया है। ठीक है, वो मार तब बुरी लगती थी, लेकिन अब दिल करता है कि मार लें मुझे, एक बार मारें, यकीन करें मेरा मार खाने को दिल करता है। पहले उस मार से मैं जान छुड़वाता था, अब मेरा दिल करता है कि मुझे मारें। ये है कि मैं उनको गले लगा के इतनी बातें करूं तो कि क्यों मैं नहीं करते जाके? क्या करेंगे? नहीं बात करेंगे? नहीं, वो थोड़े ना हैं ऐसे, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब मुझे अब समझ आया, पहले मैं कहता था उनमें दिल ही नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अकेले हैं, उनका कोई दोस्त नहीं है। वो काम, उनकी सेम लाइफ है, काम जाना, काम से वापस आया, नमाज पढ़नी। उन्होंने हमेशा आज तक, आप यकीन करें, यूनिवर्सिटी पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, मैं फेल भी बड़ा हुआ। अभी मुझे याद है 6 सेमेस्टर में मेरी 6 सब्जेक्ट थे, 7 F लगे हुए थे। ठीक है, अब मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि यार तेरे 7 F कैसे लग गए। वो एक लैब का भी होता है ना, लैब का, तो मतलब सब में फेल। उन्होंने मुझे नहीं कुछ कहा, वो बस ये फ़ोन करनी, नमाज पढ़ी है, दैट्स इट। 1 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं याद कि कॉल पे बात हुई है। तो अगर मैं, यकीन करें, सबसे ज़्यादा प्यार अपने बाप से करता हूँ। माँ तो कहते हैं माँ है, लेकिन बाप जैसा कोई नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप बाबाओं के पास जाते हो, एक दूसरे को कहते हो यार मेरे लिए दुआ करना। खुदा की कसम, अल्लाह कहता है कि बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अगर बाप अपने बच्चे के लिए दुआ करे ना, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक चीज़ मैंने ये सीखी है उनके बाप से, जिनकी दोस्ती है ना, यकीन करें, मैं कहता हूँ कि उनको सल्यूट है। कुछ बच्चे हैं ऐसे, वो तरस जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। तो बस मैं बाप के बारे में एक चीज़ कहना चाह रहा था कि मैंने ये सीखी है। दूसरा, एक रिलेशन रहा मेरा, मैं आज तक कभी अभी मेरा आंसू आते आते रोक लिए मैं, क्योंकि मैं इतना मजबूत हूँ। उन्होंने मुझे बनाया कि किसी के सामने नहीं रोना। आज तक मेरी माँ ने मुझे रोते नहीं देखा। उनको पता है वॉशरूम में चला गया ना, बस वहाँ रो रहा होगा, बाहर आएगा तो ऐसे ऐसे करता आएगा बाहर। ठीक है, एक रिलेशन था मेरा, उस रिलेशन में मैंने ये चीज़ सीखी, क्योंकि तब नया जैसे मीर हमजा नहीं हमारा, लड़की के पीछे भागते रहना, जी 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 जी, मतलब वो जो बोलेगी वैसा करना है, सेम वही चीज़ करनी है। वो कहेगी ना चाँद नज़र आ रहा है, मैं कहूँगा हाँ नज़र आ रहा है। मतलब इतना अंधा हो गया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अपना 100% दो, लेकिन मैंने आज ये चीज़ सीखी है, कभी 100% ना दो। जितनी उसको ज़रूरत है उसको उतना दो। आप एक्स्ट्रा चीज़ दोगे ना, वो आपकी कदर नहीं रहेगी। आप जब मैं हर टाइम, आप यकीन करें, मैं ऐसी चीज़ों में घर आता था, घर आया हूँ अभी, वो बुला रही है कि अभी वापस आओ, मैं अभी बैठा नहीं हूँ, लेटा नहीं हूँ, घर, मेरी अम्मी कह रही किधर, नहीं मुझे उसने फ़ोन कर दिया, मैं जा रहा हूँ। उसको पता था ये मुझे मना नहीं करेगा। तो ये चीज़ का इतना लोग फ़ायदा उठाया, इतना मैं उसके लिए मैंने हर चीज़ की, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। ये चीज़ सीखी है मैंने कि सबसे पहले अपनी इज़्ज़त होती है। बिल्कुल, अपनी, उसको इतना पता हो Absolutely. कि उसको डर हो कि ये छोड़ सकता है, फिर आपकी कदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप कहना चाह रहे हो, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो ये नहीं है कि दूसरे को डर हो। मुझे लगता है कि ये इंडिपेंडेंट है किसी और इंसान से। बिल्कुल, अपने आप को पहले रखो, उसके बाद उसका ये मतलब नहीं है कि सेल्फिशली कोई आपको ओल्ड हो जाओ और कहो कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं करना। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी देखें ना, मैं अल्लाह ना करे किसी फौतगी में आ गया हूँ, मेरा घर में बहुत सवेर मसला है, लेकिन मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे नहीं, अपने जो आप उसको नो बोलना भी सीखो। हर बार यस नहीं ज़रूरी यार। मैं इतना यस बोल के मेरे दोस्त कहते थे यार ये करेगी वो करेगी, इतनी इज्जत इतना प्यार सबको बताया भाभी आपकी, ये चीज़ गलत है। लेकिन अब मैं अभी स्ट्रॉन्ग हूँ, जैसे अभी मैं आया हूँ, आप लोगों को फील नहीं होगा कि मीर हमजा है। अब मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं वो चीज़ उसको नहीं बताऊँगा तब तक जब तक उसको एहसास ना हो, क्योंकि उसको अगर एहसास ही नहीं है तो मेरा वो बताना कोई फ़ायदा नहीं है उसको।
एक ये चीज़ सीखी कि अपने से प्यार करो। तीसरा जो है अल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मेरे बाप को जब भी वो हम क्योंकि जब परेशान होकर पापा से बात करते थे ना, वो बस ये कहते बेटा शुक्र अदा करो, शुक्र अदा। हम पापा को क्या समझाएं, क्या शुक्र अदा करें। वो यही चीज़ समझाते थे। उन्होंने एक मिसाल पकड़ी हुई है कि बेटा जब परेशान हो ना, अल्लाह की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल लगी, 3 जगह विज़िट करनी है आपने, 3 कभी हॉस्पिटल जाके देखो, दूसरा जेल में जाओ, तीसरा कब्रिस्तान जाओ। वो कहते हैं जब आप जाओगे ना हॉस्पिटल, आपको सेहत की वैल्यू पता चलेगी कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। दूसरी चीज़ है, जब आप जेल जाओगे आपको आज़ादी फील होगी कि यार मैं तो बाहर बैठा हूँ। जिन लोगों पे केस चल रहे होते हैं ना, वो खाली तारीखें, सिर्फ तारीख। आप यकीन नहीं करोगे, ये जो पाकिस्तान में हर जगह जहाँ केस चलते हैं ना, सिर्फ तारीख पे बंदा मर जाता है। 4-4 साल आपको 7 बजे खड़ा होना पड़ता है जज साहब के सामने ऐसे करके। सबसे मुश्किल काम। इंसाफ मिलना, वो ना मिलना, वो अलग बात है, लेकिन जलील कर देते हैं ये लोग कि आपको वहाँ पहुँचना है, नहीं पहुँचोगे आप मुजरिम हो। तीसरी चीज़ कब्रिस्तान, आपको ज़िंदगी की वैल्यू पता चलती है कि यार मैं ज़िंदा हूँ। वो ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने मुझे दे दी है ना, इसमें मेरे पास कुछ भी है। तौबा की तौफीक अभी तक बाकी है, और जब ज़िंदगी है तो तौबा की तौफीक बाकी है। जब अभी अल्लाह ना करे, सबको पता चल गया कि सब चीज़ें गिरना शुरू हो गई हैं, तब तौफीक छिन जाए। तो ये चीज़ें 3 मैंने सीखी हैं लाइफ से, मैं आपको बता दिया है। थैंक यू। तो बस थैंक यू। थैंक यू। मैं इसकी बात से थोड़ा सा रिलेट करूँगा। वो इसने फादर का और बेटे का रिलेशन का ना, वो होता है, एक हिचकिचाहट होती है फादर के साथ ना बात करते हुए। आप मदर के साथ तो इजीली आप बात कर देते हैं अपनी हर चीज़। तो मुझे मैं ये लगता है बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बाप का पता ही नहीं है क्या हाँ, होता है। मैम, सो मुझे मैं हाँ ऐसा- हाँ तो कर रही हूँ, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कि एक क्या शेर, होता मैं है एक शेर कहना चाहूँगा। हिचकिचाहट होती है। आई डोंट नो व्हाट इज अ फादर, हु इज अ हमजा, फादर, व्हाट मैं डज एक ही शेर कहना चाहूँगा। ये कुछ कहें। अपने बाप के लिए एक शेर कहना चाहूँगा। डू। जब तक उसका हाथ मेरे सर पे है, मेरी उम्मीदें ज़िंदा हैं। जब तक उसका हाथ मेरे सर पे है, मेरी मंजिल ज़िंदा है। कोई मेरा क्या बिगाड़ पाएगा जब तक मेरा बाप ज़िंदा है। क्या बात है। तो बात यह है कि वो हिचकिचाहट जो है ना, वो आई थिंक सब रिलेट करेंगे। एक होती है, एक है ना, होती है, बिल्कुल होती है। तो उसमें ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आज भी ना बड़ा डर के बात करता हूँ फादर से ना, मतलब एक इखलाकी तौर पे और खुलूस के साथ नज़र नीचे करके। तो बस मुझे ये कहना था कि मैंने कभी वो हग वाली बात रही, ईद का इंतज़ार होता है और वो हग होता है, सबका यही होता होगा। वो ईद का इंतज़ार होता है कि साल में एक दफ़ा हाँ अब्बू और बेटा मिलेंगे। तो बड़ी उससे तजस्सुस से होता है। जैसे ही नमाज़ पढ़ के, मेरी आदत है, मैं आता हूँ, मैं पहले अब्बू का इंतज़ार करता हूँ कि वो आएंगे, गले मिलेंगे। तो कभी मैंने अब्बू को कहा नहीं, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, बहुत कुछ किया। आज भी मैं उनके साथ ही जो हूँ, इवन के उन्होंने क्या, पूरी फैमिली ने जितनी भी चीज़ें की मेरे लिए। फादर के लिए ये था कि मैं कभी उनसे बात उस तरह से नहीं कर सका, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, और शायद आप कभी देखें ये पापा। थैंक यू। क्या ये हसरत दिल में है कि एक दिन आए और मैं बैठूं और अपने हाँ, बाप के बिल्कुल साथ है। बैठ के ऐसे बात करूं हाँ, जैसे जैसे- वो मेरा बडी है? हाँ अब बिल्कुल बताओ, ये सिचुएशन है यार, ये सोचता हूँ मैं, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है सबके हसरत। सबके होता है, बट नहीं हो पाती। एक शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो फादर है ना, हाँ, थोड़ा सा होता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये ख्वाहिश बहुत होती है। बहुत, और कि अपने क्या पेरेंट्स से अपने आप ऐसे parents बात के करें जैसे पास वो आपके फ्रेंड्स हैं, विद आप रिस्पेक्ट। जाएं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट With आप उनके respect. साथ बात करें। बड़े लकी हैं ये लोग कि अभी भी माशाल्लाह इन लोगों के पास बाप है और चांस भी है, चांस भी है। ठीक है। हाँ। और मेरे भी पापा के साथ मेरे पापा बड़े जॉली थे, है ना, बट ये कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं काफ़ी शायद डिस्टेंट हो गया उनसे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो कि मुझे समझ नहीं आती थी और मैं थोड़ा बदतमीज़ किस्म का बच्चा था। अगर ज़िंदगी में कोई चांस मिल रहा है ना वालिद साहब के साथ, तो ले लो, क्योंकि आप यकीन करें मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, मैं इंग्लैंड था, वो दुबई थे। मैं उनकी आखिरी शक्ल मुझे नहीं देख पाया था। और बस एक, जब मैं दोबारा इंग्लैंड जा रहा था तो उनका एक जुमला था जो मुझे इन्होंने कहा था अपनी डेथ से 4 दिन पहले, और लास्ट टाइम कॉल पे भी बात कर रहे थे तो उसके 15 मिनट बाद डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो कहा था मुझसे कि ज़िंदगी मिली तो फिर मिलेंगे,
तो मैं हमेशा सबको कोट करता हूँ कि मैंने कहा पापा अभी मिलेंगे, मैं अभी आ तो रहा हूँ। था जुमला उनका, वो आखिरी जुमला था। कहने जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी नहीं रही और कुछ मौका ही नहीं आगे मिला। मिलेंगे। तो बस वो जो वक्त है ना वो बड़ा पेनफुल होता है। कभी सॉरी नहीं कर पाया मैं उनको शायद उन चीज़ों के लिए। But I'm sure he's very proud of you. उनको बड़ी गाड़ी में बैठने का बहुत शौक था। आज मेरे पास 3 गाड़ियाँ, बस वो ही नहीं बैठ पाए। तो लेकिन वो देख रहे होंगे and he must be very proud of you. जुनैद कुछ बोलना चाह रहे? हाँ, मैं सबकी बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ और मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया आयशा, और मुझे हर कोई कहता था तुम चालाक नहीं हो यार, तुम्हें चालाक होना पड़ेगा इस फील्ड में काम करने के लिए, तुमने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं। मैं बोलता था यार मैं नहीं हो सकता चालाक, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता। ये मेरा अखलाक, मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया वो यही है कि अपने आप को हमेशा हर किसी के सामने वैसे ही पेश करो जैसे तुम अंदर से हो। कभी अपने आप को फेक मत करो, कभी किसी के लिए ये मत साबित करो कि तुम किसी को यूज़ कर, और मैं कभी भी नहीं करता था। बीच में वक्त ऐसा है क्योंकि अम्मी ने बहुत तकलीफ़ें देखी ईस्ट पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान आई, अम्मी का इंतकाल 21 साल में हो गया, अम्मी बहुत सालों में सारी चीज़ों को संभालना, तो मैं अपनी अम्मी की सारी ख्वाहिशात को पूरा करने का सोचता था। बहन की शादी की, पैसे जमा करके, ड्रामे के पैसे मिलते थे, अल्लाह ताला का शुक्र था कि वो सारी चीज़ें होती गई। एक टाइम आया कि ना दोस्तों में लाइफ ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई मेरी, मैं दोस्तों में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, मीडिया लाइफ होती है इस तरह की, जा रहे हैं। पिछले साल मैं हज पे था अम्मी के साथ, अम्मी को लेके गया, अम्मी अब्बू को, तो हम ना तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ विदा। तो वो तवाफ़ करते करते ना तो तवाफ़ करते करते मैं चला गया मुकाम इब्राहिम पे। मैंने अम्मी से बोला अम्मी बस मुकाम इब्राहिम पे रश बहुत है, मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ कोई भी भगदड़ बहुत मची हुई थी। तो मैंने बोला कि अम्मी आप सिर्फ 1 सेकंड यहाँ पे खड़ी हो, आप हल्के हल्के तवाफ़ करें, मैं सामने से आ रहा हूँ। आयशा मैंने पीछे देखा, अम्मी नहीं थी उस वक्त, मतलब अम्मी मेरी नज़र से ना गायब हो गई। और वो जो मोमेंट था मेरा, मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि आप मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इतना रश, हज का रश, तो लगा कि कुछ हो जाएगा। मुझे लगा मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अम्मी बार बार मुझे ये बार बार बोलती हैं कि दोस्त करते रहते हो तुम हर वक्त, मुझे टाइम कब दोगे। और मेरे बारे बिल्कुल सही है, अपने माँ बाप को बहुत इज्जत दो। माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ के फेज में आपके माँ बाप आपके पास खड़े। बहन भाई बहुत आते हैं बहन, लेकिन माँ बाप का वो जो सॉलिड आपको जो करना होता है कुछ है ही नहीं। आयशा मैं ऐसा मुझे पागल हो गया, मैं चिल्ला रहा था अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी, मुझे समझ में नहीं आता क्या चिल्लाऊं, क्योंकि सबके सर एक जैसे बुरखे अब आए नजर आ रहे। अब अम्मी के पास था मोबाइल ना, सही था वो उस फेस ने मुझे बहुत चेंज किया। मैं अपना अब डेली अम्मी के पास जाके बैठना, ये वो, मैं पार्टी अब कुछ भी नहीं, होता ही नहीं है मुझसे। मेरे लिए मेरी माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे मेकअप खराब हो रहे हैं सबका थैंक यू जुनैद। यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। ये चालाकियाँ वलाकियाँ नहीं होती, जैसे हो वैसे ही रहो ज़िंदगी में भी, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अम्मी देख रही होंगी अभी, ये फॉलो कर रही है अम्मी शो? हाँ, ओके ग्रेट। अम्मीज़ वी लव यू। जितनी माएँ, सबकी माएँ, जितने लोग हैं इस घर में, उनके माँ बाप अगर देख रहे हैं तो आप लोगों की बात रोज़ होती है घर में, अगर आप लोगों को पता हो ना पता हो। हाँ ये तो है। अच्छा, एनीवन एल्स? यस सीमा। तो मैं आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी अम्मी ने मुझे सिंगल मदर, शी इज़ अ सिंगल मदर। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 13 साल की थी, और उससे पहले भी दे वर सेपरेटेड। तो मेरे फादर मुझे विज़िट करते थे लेकिन बहुत कम,
और उनके अलग फाइनेंशियल मसले चल रहे थे और मेरी अम्मी डॉक्टर हैं। तो मेरी अम्मी You can cry. खुल के रो. I'm gonna come back. It's okay. You can cry. It's good. It's safe. Take your time. Okay. Anyone else? कौन? आयशा बोलो. हमारे गांव साइड से अब्बू जो है वो जेहलम साइड से, तो वहाँ पे ख़ानदानों में शादियाँ होती थी शुरू में। तो अब्बू की जो शादी उन्होंने फ़िक्स की थी उनकी ही कज़न से की थी। अब्बू हमारे आर्मी में थे, तो उन्होंने क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी जो है किसी पढ़ी लिखी लड़की से करूँगा ताकि मेरे बच्चों के जो फ्यूचर है वो आगे सेफ़ होंगे। तो उन्होंने कराची जब उनकी ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कराची में शादी करूँगा। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उनको जो प्रॉपर्टी जिस तरह से होती है तो उस चीज़ से बिल्कुल निकाल के साइड पे कर दिया गया, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता था। जैसे ही टाइम गुज़रता गया तो जब मेरी बड़ी वाली बहन आई दुनिया में तो वो बेटी आई थी और हम सिर्फ 3 बहनें, हमारा भाई कोई भी नहीं है। वाओ। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है इससे, तो तुम दूसरी शादी गांव में आके करो और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, उनको वहीं छोड़ दो। तो उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ उन्होंने ले लिया, सिग्नेचर्स करवा लिया। मेरे अब्बू बहुत सीधे हैं शुरू से, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कब क्या हो रहा है। उन्होंने उनको बुलाया, दादी के इंतकाल पे बुलाया और उन्होंने कहा कि ना ये पेपर्स हैं, इस पे सिग्नेचर्स कर दो। उन्होंने कहा कि ये किस चीज़ की है? उन्होंने कहा कि या तो तुम यहाँ शादी करो, मैं मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें मैं 13 साल की तब की बात है ये, मतलब इस शादी की भी अब्बू की बहुत टाइम गुजर गया था। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तुम शादी करो उसी लड़की से दोबारा और इनको छोड़ के तीनों बेटियों को आ जाओ, क्योंकि बेटियां हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी के लिए और यहाँ पे सब कारोबार संभालने के लिए हमें कोई लड़का चाहिए। तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी भी उनसे ले ली और सब कुछ किया और उनको बोला कि साइन करो और आ। तो मेरे अब्बू उस टाइम रात को छुप के अपने घर से वापस हमारे पास आए और उन्होंने सारी हमें सिचुएशन बताई कि इस तरह से। हम जब यहाँ पर आए तो हमारे पास भी कुछ नहीं था और एक टैग लग गया था कि तुम्हारे पास सिर्फ बेटियाँ और बेटियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग भी रेंट के घर पे रहते थे, सब कुछ खुद किया। मैं खुद 9th क्लास में थी, लेकिन मैं सेंटर में जाके ट्यूशन पढ़ाती थी। IT डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे जो कार्ड्स प्रिंट होते हैं ना, तो वो कार्ड प्रिंट करके मैं सारी जितनी भी क्लासेस होती थी वहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स से उनको जा के देती थी। उस टाइम से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने 9th क्लास में होके मैंने मैट्रिक क्लास की, जो स्टूडेंट्स थे उनको देखा, मैंने नर्सरी में पढ़ाया, सब कुछ मैंने किया तरीके से। और मेरी अम्मी उस टाइम पे इतनी परेशान थी क्योंकि हम भी रेंट के घर पे रहते थे, रेंट देने के पैसे नहीं होते थे बिकॉज अब्बू जो थे वो यहाँ पे थे और आर्मी में आपको पता है उस टाइम एक लिमिटेड अमाउंट की सैलरी आती थी, उसमें आप घर, फीस और चीज़ें लेके नहीं चल सकते थे। तो मैं और मेरी बड़ी बहन ने मिल के सब कुछ किया और जितनी भी सारी चीज़ें फिर मैंने, क्योंकि अम्मी जब आप जाते ना उधार लेने के लिए शॉप पे, तो एक दफ़ा मैं अम्मी के साथ गई तो क्या हुआ, मैं और मेरी छोटी बहन थी तो आटा ख़त्म हो गया था और मेरी अम्मी उसके पास गई कि मुझे क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना है तो आटा नहीं है। तो जब वो आटा लेने गई तो उसने ले लिया कि पहले के पैसे दो उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो अम्मी ने कहा कि मैं आपको दे दूंगी, फ़िलहाल मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है क्योंकि आटा ज़रूरी है। रात में भी हमने खाना नहीं खाया था। तो उस दिन अम्मी ने क्या किया, जो पुरानी हमारी रोटी पड़ी थी उसमें घी लगा के, चटनी लगा के हम सबको खाना खिलाया और वो वहाँ पे उस टाइम बैठी। और मैंने कहा कि यार उस टाइम से मैंने सोचा कि मैं खुद से मेहनत करके अम्मी को और सबको लेके चलूँगी। सिर्फ ये बात नहीं कि लड़कियाँ पैदा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं, वो उनके लिए खड़ी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी मेहनत की। मैं छोटी थी 9th क्लास से, आज मैंने बैचलर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं तब से लेके आज तक ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुबह को सोई हूँ। मैं सुबह उठ के मेरे एम बना था कि मैंने अपनी माँ के लिए एक घर बनाना है
जिसमें वो सुकून से रहें और उनको कोई परवाह ना हो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी अम्मी के लिए सब कुछ कर लिया जो मैंने सोचा था, उनके लिए घर बनाया है। और वही सब जिन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ली थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसे नहीं है जैसे हमारा है। और हमारे अब्बू फ़ख्र से सर उठा के कहते कि मैंने बेटियां नहीं, मैंने बेटे पाले। इस सब सारी स्टोरीज से जो मुझे समझ आ रही है ना, एक बात जो कॉमन है सबकी स्टोरीज़ में, कि देखो एजुकेशन अगर आपकी अच्छी हो जाए, जो माँ बाप लगे रहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो आप अपनी पूरी की पूरी किस्मत बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो बहुत फोकस से जो भी बच्चे भी यंग देख रहे हैं, आई एम श्योर हर एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे ये शो, कि अगर आपकी एजुकेशन सॉलिड हो जाए तो एजुकेशन की वजह से ही हम हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और मेहनत की वजह से कि हम अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, उर्दू में भी बोल सकते हैं, फ्लुएंट हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, शऊर है, नॉलेज है, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं लोगों से, और अच्छे बुरे में अपना समझ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। हम तो अपनी फीलिंग्स या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आर्टिकुलेटली। आपके अब्बू जो हैं उन्होंने तो कभी कम्युनिकेट ही नहीं की अपनी फीलिंग्स, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं मिला होगा। और कितनी बड़ी ये बात है। वो अपने हक के लिए कभी नहीं आज तक बोले। भाइयों में रिश्ता उन्होंने रख लिए, ज़मीनें छोड़ दी, घर छोड़ दिया, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते कभी। वो कहते हैं नहीं रहने दो, मुझे ये चीज़ एग्जिस्ट मेरे लिए एग्जिस्ट अच्छा, नहीं वो करती। कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं, वो वैसे ही नहीं करते। बहुत अच्छे हैं और इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। यकीन करें, ऐसे ही। ईमान, better? Yeah, You want to share? I'll try again. Okay, करो। So my father, he was not present that much. और फिर when I was 13, he passed away. So my mom raised me from day one up till now. Everything she's done for me, it's like all her. और मेरे कोई siblings नहीं हैं, और मेरी like father नहीं है, तो अब मैं भी अकेली हूँ मैं। तो मैं भी सेम स्कूल में थी, और मेरा भी हैंड टू माउथ सिचुएशन नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे डेफिनेटली फील होता था लेफ़्ट आउट। और मैं उसकी वजह से आई गेस थोड़ा अम्मी से भी नाराज़ थी कि वो चीज़ें, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर, अब छोटे होते तो आपको नहीं समझ में आता क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हाउ मच माई मदर इज़ डूइंग फॉर व्हाट आई हैव। तो सिबलिंग्स नहीं थे, तो सबके पास सिबलिंग्स भी होते थे, 2 पेरेंट्स भी होते थे। स्पोर्ट्स डे पे भी 2 पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। तो मुझे पूरी ज़िंदगी ये बहुत फ़ील हुआ है कि मैं अकेली हूँ। इसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप्स भी काफ़ी स्ट्रगल्स आए इस वजह से। तो मैंने रियलाइज़ किया है दैट इफ़ यू डोंट लव योरसेल्फ यू कांट लव समवन एल्स। And for my mother, she's a very fair person. She's always taking the right side. कुछ भी हो जाए, family है, कुछ भी है, हमारे जो employees हैं, कभी कभी वो उनकी side लेती थी और मेरी नहीं. And I used to be like, क्यों? But now I understand why. Your relationship with your mother was very complicated. Very complicated. Same. लेकिन अब आके ease out हो रहा है? Ease out हो रहा है, हो चुका है काफ़ी over the years. और मेरी अम्मी काफ़ी ओल्ड भी हैं, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि I realized a lot later, and I just want to appreciate the time that I have now with your mom. Yeah. Yes. And whatever good qualities I have, it's only because of my mother. Say it to yeah, her. I love you. I love you so much, and I love my mom, and I can't wait to go back to her. And I think I'm here because before यहाँ से पहले I was going through such a bad time. I had no idea कि मैं क्या करूँगी, what are my goals, what is life. But then I just got a call that I really wanted to come here, but I never thought that I would. So the fact that I came here, like I'm so grateful, and it was like
I left everything to God. Before I used to be sometimes mad at God also that, you know, why me? But this मैं time चाहूंगी उर्दू में भी बोलो ना ताकि सबको समझ आए मैं कभी-कभी थोड़ा सा। हाँ, मैं कभी-कभी अल्लाह से भी खफा होती थी कि क्यों मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, जबकि मैं ये भी सोचती थी कि यार दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट मी, मेरी एक कज़न है, शी हैड लाइक अ डिजीज, यू नो, पीपल आर डाइंग एवरीथिंग, बट होता है ऐसा। बिल्कुल, मैं भी ऐसी थी बचपन में, मैं भी कहती थी क्यों मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती हाँ। है। लेकिन फर्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन दिस टाइम रियली बिफोर आई केम, मैंने आने से पहले सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था। आई यूज्ड टू से नमाज एंड जस्ट बी लाइक मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, मैं अब स्ट्रेस भी नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं होगा। एंड देन आई जस्ट गॉट अ कॉल कि आप यहाँ आ रही हो, एंड माई होल लाइफ लाइक आई स्वेयर लाइक आई वाज सो हैप्पी। मेरी सारी जो स्ट्रेस था सब खत्म हो गया। आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मैं यहाँ आ रही हूँ। एंड माई मदर मेरी अम्मी प्राउड है कि मैं इस शो में आ रही हूँ। शी इज़ हैप्पी फॉर मी, सेम। शी इज़ हैप्पी कि मैं यहाँ आ रही हूँ। एंड आई थिंक मैं यहाँ ग्रैंड फिनाले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पहुँचूँगी, बिकॉज मैं बिल्कुल एंड में आई थी। तो मैं सिर्फ मैं एक्सपीरियंस के लिए आई थी, लेकिन मैं जब मुझे पता चला कि मैं ग्रैंड तक पहुँच गई हूँ तो आई वाज सो हैप्पी एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड आई थिंक आई लव ऑल ऑफ यू, ऑनेस्टली आई लव ऑल ऑफ यू। We love you too. और तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो ये मत सोचना, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेंगे, हमेशा। जस्ट वन कॉल एवरी टाइम, एनी टाइम। आई नो कि चाहे जो भी है कि दोस्त बनने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है उन सबके दिल साफ हैं। और मुझे पता है कि अगर मैंने किसी को कभी कॉल की कि ये हो गया है वो हो गया, दे विल बी देयर इंशाल्लाह। Yeah, I know that they will be there. और इतनी ये मज़े की बात ये है कि मे बी यू रिलेट टू दिस ईमान, यू नो, ऑब्वियसली मदर्स, वो सिंगल पेरेंट्स हैं तो इतना डर होता है अपनी बेटियों के लिए। सिंगल मदर्स को तो बहुत ज़्यादा डर है ना कि तुम्हारा कोई नहीं है जो एट द बैक एंड। सबसे बड़ा जो आई थिंक डर मेरी अम्मी को वो यही है कि बेटा आपकी ज़िंदगी में कोई फादर फिगर तो है नहीं, कौन है आपका यू नो लाइक एक I don't know what word to use, but like your pillar, your rock, भाई है ना बस। yeah. एक मेल फिगर तो Yeah. है नहीं जिंदगी में, कोई चाचाज एंड ऐसे भी वो भी नहीं है कनेक्टेड कि वो कोई ख्याल कर रहे हो। तो शी वॉज सो फेयरफुल फॉर मी, और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इतनी ज़्यादा वो डरी हुई रहती थी। और जब ये शो शुरू हुआ और ऑफ कोर्स ऑनलाइन यू नो बहुत सारा कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये था कि मेरी अम्मी पे क्या असर होगा, वो किस चीज़ से गुजरेंगी और वो कैसे ये सब कुछ लेंगी। लेकिन मज़े की बात है कि जितनी स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई और जितना उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और उन्होंने कहा नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद व्हाट यू गाइज आर डूइंग। बच्चे, यंग लोग आपस में बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग सीख रहे हैं, बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, जो कभी उनको मौका नहीं मिलता। तो और उन्होंने कहा कि यू नो वो साइड पे कि शो किसके लिए गलत है क्या है उस पर बात नहीं हो रही, लेकिन वो अब एक्चुअली पहली दफ़ा इतनी सुकून में हैं और इतनी स्ट्रेंथ के साथ मुझसे बात करती हैं। एंड दैट्स सच अ बिग थिंग, यू नो, कि आपकी माँ जो एक ही आपकी पेरेंट है ज़िंदगी में, वो सुकून में हो, उसको स्ट्रेस ना मिले। क्योंकि एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई एम श्योर आपने भी यही सोचा होगा कि मेरी अम्मी को स्ट्रेस ना मिले आपकी किसी भी हरकत से, बिहेवियर से, एक्शन से। और मज़े की बात है कि हमारी बहुत चीज़ों से हमारी अम्मियों को स्ट्रेस हमेशा होता रहता है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मुझे अपने रिलेशनशिप्स में लोगों ने कहा है कि यू नो तुम इतने मर्द की तरह क्यों हो, तो मुझे उसका जवाब देना है क्योंकि मेरे घर में मर्द कभी था ही नहीं। तो मैं जब ऑब्वियसली मेरी अम्मी है, जब मैं छोटी थी तो वो हैंडल करती थी, लेकिन जब मेरी ऐसी एज आ गई लाइक 22 के बाद या समथिंग, तो प्लम्बर आता है या कोई मसले होते हैं इसी के, तो मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मी, वैसे वो काम करती हैं, शी इज़ अ वर्किंग वुमन, माई मॉम इज़ अ डॉक्टर,
तो मैं चाहती हूँ कि मैं घर की चीज़ें हैंडल करूँ। तो जब लड़के मुझे ये कहते थे तो वो ये नहीं समझ पाते थे कि ये क्यों हो रहा है। बनना पड़ा मर्द की तरह, क्योंकि मर्द है पड़ा नहीं कोई मुझे जिंदगी। मर्द। Exactly. और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है। आई फील प्राउड। Yes. And we are proud of you, and I also feel proud. अच्छा, I know कि कुछ लोगों की स्टोरीज अभी नहीं आई, लेकिन शायद अगली एपिसोड में, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब। मे बी यू गाइज विल फील कंफर्टेबल कि नेक्स्ट टाइम आप लोग शेयर करो। रूज, बतूल, हाँ, तूबा, लाइबा, है ना, शायद या मेरे जाने के बाद आपस में बैठ के बात करो। कर चुके हो गए आई एम श्योर, नहीं की हैं, शेयर की हैं स्टोरीज अपनी। किया, हाँ। चलो ग्रेट, आई एम सो ग्लैड हमने एक Thank दूसरे you. को थोड़ा सा बेहतर जाना आज, और हमें मौका मिला कुछ शेयर करने का। आई लव ऑल ऑफ यू एंड आई एम गोना मिस यू गाइस। Same here. Thank you so much. सी यू नेक्स्ट टाइम। Hafiz. खुदा हाफिज। बाय बाय बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर। बी गुड।